वेलकम बैक। आज के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन शुरू करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और उनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से किस संस्था को हाल ही में सूचना अधिकार अधिनियम से छूट दी गई है? आईसीसी, बीसीसीआई, डीडीसीए या फिर एमसीए? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, बीसीसीआई। दोस्तों, हाल ही में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने मई 2026 को एक लैंडमार्क ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बीसीसीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अर्थात आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री पी.आर. रमेश के मुताबिक बीसीसीआई तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर एक ऑटोनोमस प्राइवेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है, जो ना तो संविधान के जरिए बनी है और न ही किसी पार्लियामेंट्री एक्ट से। सीआईसी ने साफ किया कि सरकार से मिलने वाली टैक्स एग्जम्पशन को आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2H के तहत सस्टेनेबल फाइनेंसिंग नहीं माना जा सकता, मतलब कोई बड़ी सरकारी मदद नहीं माना जा सकता। यह मामला मद्रास हाई कोर्ट द्वारा सितंबर 2025 में दोबारा सीआईसी के पास भेजा गया था और अब नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 में भी ऐसी प्राइवेटली फंडेड स्पोर्ट्स बॉडीज को आरटीआई के दायरे से बाहर किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एनएफसीआई को मई 2026 के दौरान भारत के किस शहर में लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, चेन्नई, मुंबई, जयपुर या बेंगलुरु? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, बेंगलुरु। दोस्तों, बेंगलुरु में आयोजित फोर्थ नेशनल एन्यूमेनिकल बाइशॉप्स फेलोशिप मीटिंग्स के दौरान मई 2026 में नेशनल फेडरेशन ऑफ चर्चेस ऑफ इंडिया अर्थात एनएफसीआई को ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। यह नई संस्था भारत के अलग अलग क्रिश्चियन डिनोमिनेशन जैसे कि कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, इवेंजेलिकल, इंडिपेंडेंट और पेंटेकोस्टल के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का काम करेगी। हैदराबाद के कैथोलिक आर्क बिशप और सीबीसीआई के प्रेसिडेंट कार्डिनल एंथोनी पूला को इस नए फेडरेशन का इनॉग्रल चेयरमैन चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में हरियाणा पुलिस प्रशासन में हुए फेरबदल के दौरान गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? श्री शिभाष कबीराज, श्री विकास अरोड़ा, श्री शत्रुजीत कपूर या श्री आलोक मित्तल? इसका सही जवाब है श्री शिभाष कबीराज। दोस्तों, 1999 बैच के आईपीएस ऑफिसर श्री शिभाष कबीराज को हाल ही में मई 2026 को हरियाणा होम डिपार्टमेंट का एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल के तहत गुरुग्राम का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। उन्होंने विकास अरोड़ा की जगह ली, जिनका ट्रांसफर एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी एडमिनिस्ट्रेशन पंचकुला के पद पर किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मुंबई, जयपुर, कोलकाता या नई दिल्ली? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। दोस्तों, इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो 23 मई 2026 से अपनी पहली ऑफिशियल भारत के ट्रिप पर रहे हैं, जहां उनके विजिट में कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली के कल्चर और डिप्लोमेटिक प्रोग्राम शामिल हैं। उनका यह दौरा जो है नई दिल्ली में 26 मई 2026 को होने वाले क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग से जुड़ा है, जिसमें भारत की तरफ से श्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया से पेनी वोंग और जापान से मोंटेगी तोशिमित्सु हिस्सा ले रहे हैं। इस मीटिंग का मेन फोकस भारत पैसिफिक रीजन की मैरीटाइम सिक्योरिटी, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सप्लाई चेन्स को मजबूत करने के साथ साथ एनर्जी और डिफेंस पर बात करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ट्रेचिशियम लारे संगमई किस सांप प्रजाति से संबंधित है? नाजा, पाइथन, ट्रेचिशियम या बुंगारस? इसका सही जवाब है ट्रेचिशियम। इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स
क्योंकि मई 2026 को हेल्पिडोजा जर्नल में सांप के एक नए स्पीशीज टेचिशियम ला रेमसंगई को ऑफिशियली डिस्क्राइब किया गया है, जो स्लेंडर स्नेक के कोलुब्रिडे फैमिली से बिलोंग करता है। टेचिशियम जीनस की यह 11वीं स्पीशीज का पहला स्पेसिमेन मिजोरम के मुरलन नेशनल पार्क से मिला है। इस अंडरग्राउंड रहने वाले वर्म ईटिंग सांप की पहचान उसके स्मूथ इरडेजेंट स्केल, लाइट ब्राउन कलर बेली और आंख के पीछे मौजूद स्केल से होती है। खास बात यह है कि इस नए स्पीशीज का नाम मिजोरम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमर लारेंगसंगमा के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने भारत बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के हर्पेटोलॉजी रिसर्च में बड़ा योगदान दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मुख्य रूप से ब्लास्ट फर्नेस के अंदर उपयोग किया जाता है? बिटुमिन, मेटकोक, इथेनॉल या लिग्नाइट? इसका सही जवाब है मेटकोक। इस बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि स्टील सेक्टर की चिंताओं को देखते हुए भारत ने लो एश मेटलर्जिकल कोक पर इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिव्यू किया है, क्योंकि यह स्टील प्रोडक्शन कॉस्ट में 35 से 40% तक का योगदान देता है। स्टील मिनिस्ट्री ने डोमेस्टिक सप्लाई की कमी का हवाला देते हुए एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाने की मांग की है, क्योंकि इस कोक से फर्नेस की एफिशिएंसी और स्टील की क्वालिटी बेहतर होती है। भारत ने जनवरी 2026 से इंपोर्टेड लो एश मेटलर्जिकल कोक पर $60 से $130 पर टन की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी, जिसमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया और रशिया जैसे देश शामिल थे। हालांकि डीजीएफटी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने 3 जनवरी 2026 को क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं, जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जैसे स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए इनपुट कॉस्ट को 20% तक बढ़ाने से रोकने में मदद करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस एक्सचेंज ने भारत का पहला मौसम संबंधी डेरिवेटिव अनुबंध लॉन्च किया है, जिसका नाम रेन मुंबई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स या एनसीडीईएक्स? इसका सही जवाब है एनसीडीईएक्स। दोस्तों, एनसीडीईएक्स ने मई 2026 में रेन मुंबई नाम से भारत का पहला सेबी अप्रूव्ड एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से विकसित किया गया है, जो जून से सितंबर के मॉनसून महीनों में मुंबई के लॉन्ग पीरियड एवरेज एलपीए से बारिश के बदलाव को ट्रैक करता है। इसका सेटलमेंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सेंटा क्रूज और कोलाबा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के डाटा पर आधारित होता है, जिसमें 1 मिलीमीटर के टिक साइज पर 50 का मल्टीप्लायर रखा गया है। यह एक कैश सेटल्ड फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें किसी फिजिकल कमोडिटी डिलीवरी की जरूरत नहीं होती है, और इसके जरिए किसान और लॉजिस्टिक फर्म और बैंक अपने वेदर लिंक्ड फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने मई 2026 के दौरान अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब या उड़ीसा? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने मई 2026 में अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग के दौरान अन्नपूर्णा भंडार स्कीम की घोषणा की है, जिसे 1 जून 2026 से पूरे स्टेट में लागू किया जाएगा। इस स्कीम के तहत एलिजिबल वुमेन बेनिफिशियरी को हर महीने 3,000 की फाइनेंशियल हेल्प सीधे उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी। यह नई योजना पुरानी लक्ष्मीर भंडार वेलफेयर प्रोग्राम की जगह लेगी, जिसमें पहले जनरल कैटेगरी को 1500 और SC/ST वुमेन को 1700 मंथली मिलते थे। स्टेट में कैश ट्रांसफर स्कीम का मेन फोकस वुमेन एम्पावरमेंट और परिवारों की आर्थिक मदद करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान शहर राज्य के पहले
सेमीकंडक्टर क्लस्टर की मेजबानी कर रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कोटा, अजमेर, उदयपुर या भिवाड़ी। इसका सही जवाब है भिवाड़ी। दोस्तों, राजस्थान ने अलवर डिस्ट्रिक्ट के सालारपुर कुरुक्षेत्र इंडस्ट्रियल जोन, जो कि भिवाड़ी में है, में अपने पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन किया है, जो दिल्ली एनसीआर के पास स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। यहाँ सारासर सेमीकंडक्टर ने भारत की पहली एसएमई लेड एटीएमपी और ओएसएटी। अब ये क्या है? तो एटीएमपी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग, और ओएसएटी का फुल फॉर्म है आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी शुरू की है। कहाँ पे? सरसारा में, जिसमें शुरुआत में 60 मिलियन यूनिट एनुअल पैकेजिंग की कैपेसिटी है और इसका 60% हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने की स्पेक्स स्कीम, अभी स्पेक्स स्कीम का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ की स्पेक्स स्कीम के तहत 150 करोड़ से अधिक से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट से बनी यह फैसिलिटी मेमोरी प्रोडक्ट, ई सिम्स और आरएफआईडी चिप्स को पैकेज करती है। और इस पूरे क्लस्टर ने 1200 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। मार्च 2026 में आई राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी के सपोर्ट से चलने वाला यह प्रोजेक्ट लगभग 2500 से 2700 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जनरेट करने का पैमाना रखता है। फ्रेंड्स, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल लेवल पे और राजस्थान के लेवल पे, दोनों पे। इसको आप याद कर लीजिए, ये जरूर आ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की समुद्री खाद्य निर्यात गुणवत्ता निरीक्षण प्रणालियों को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? ईसीआई, आरबीआई, सेबी या ट्राई? इसका सही जवाब है ईआईसी, अर्थात एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने मई 2026 में भारत को अपने रिवाइज्ड एक्वाकल्चर एक्सपोर्ट ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किया है, जिसे सितंबर 2026 के बाद भी भारत ने सी फूड का एक्सपोर्ट बिना रुके चलेगा। आपको पता होगा कि हाल ही में जो कुछ समय से भारत का जो यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट था सी फूड का, वो रुका हुआ था। वो किस कारण से? क्योंकि ईयू ने एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स के कारण भारत को इससे बाहर कर दिया था। किससे? अपने एक्सपोर्ट वाले लिस्ट से। जिसके बाद भारत ने कॉम्प्लायंस को बेहतर करने के लिए अपने नेशनल रेसिड्यू कंट्रोल प्रोग्राम को और मजबूत किया है और उम्मीद है कि भारत को अपने रिवाइज्ड एक्वाकल्चर एक्सपोर्ट ड्राफ्ट में शामिल करने के बाद भारत सितंबर 2026 से फिर से यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर सकेगा। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में यूरोपियन यूनियन भारत का तीसरा सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था। एमपीईडीए और एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ने टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेसेबिलिटी को सुधारा है और अब यूरोपियन कमीशन द्वारा फॉर्मल एडॉप्शन ही रेगुलेटरी अप्रूवल का आखिरी कदम बचा हुआ है। मतलब जल्द ही भारत को इसका अप्रूवल मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय दिल्ली में विद्युत क्षेत्र को नियंत्रित करता है? सीईआरसी, डीईआरसी, पोस्को या आरईसी? इसका सही जवाब है डीईआरसी। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 को डीईआरसी अर्थात दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट में हो रही देरी को लेकर एलजी वीके सक्सेना के ऑफिस को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सी चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने अवैध खरपतवार नाशक की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं? ट्राई, सेबी, आरबीआई या सीसीपीए? इसका सही जवाब है सीसीपीए। अभी सीसीपीए क्या है? तो फ्रेंड्स, तो ये है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स, सीसीपीए ने
मई 2026 को अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियो मार्ट को अनरजिस्टर्ड साइक्लोसीन हर्बिसाइड को ऑनलाइन बेचने के आरोप में नोटिस जारी किया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत बनी यह स्टैट्यूटरी बॉडी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पर कार्रवाई करती है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी पेस्टिसाइड को बेचना पूरी तरह बैन है। नियम 10E के तहत सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बेचने वाले सेलर्स के लाइसेंस को वेरीफाई करना मैंडेटरी है, जिसके बाद इन प्लेटफॉर्म्स ने लिस्टिंग को तुरंत हटा दिया है। किसकी लिस्टिंग को? साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड की लिस्टिंग को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन डॉक्टरों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वास्थ्य सेवा अनुप्रयोगों में प्रशिक्षित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आयुष्मान, नाइडम, एबीडीएम या पीएमएसएसवाई। इसका सही जवाब है नाइडम। दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित हेल्थ एआई कॉन 2026 के दौरान नेशनल एआई डॉक्टर मिशन अर्थात NAIDM नाइडम को लॉन्च किया गया है, जिसे मेडिकल डायलॉग्स और नेशनल मेडिकल फोरम ने मिलकर कॉन्सेप्चुलाइज किया है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव भारत के मेडिकल फ्रेटर्निटी, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्लिनिकल एप्लीकेशन, इमेजिंग एनालिसिस और उनके एथिकल यूज के बारे में ट्रेन करना है। यह इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ अलाइंड है, जो विकसित भारत के विजन के तहत हेल्थ केयर सेक्टर को डिजिटली मॉडर्नाइज करने में मदद करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सेहत पहल को ICMR और किस संगठन ने संयुक्त रूप से शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, इसरो, ICAR, DRDO या नीति आयोग। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, ICAR। दोस्तों, ICMR और ICAR ने नई दिल्ली में साल 2026 को एक नए जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका नाम सेहत है। सेहत का मतलब साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद एग्रीकल्चर रिसर्च को सीधे न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ से जोड़ना है, ताकि देश में क्यूरेटिव हेल्थ केयर के बजाय प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा दिया जा सके। ICAR ने अब तक 203 बायोफोर्टिफाइड न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप वैरायटीज तैयार की हैं, जिनका क्लिनिकल वैलिडेशन अब ICMR के जरिए किया जाएगा, ताकि मेल न्यूट्रिशन, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से लड़ा जा सके। यूनियन मिनिस्टर श्री JP नड्डा एवं श्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में शुरू हुआ यह वन हेल्थ अप्रोच पर आधारित प्रोग्राम एक फूड एज मेडिसिन तरीके को अपनाकर देश भर के वर्कर्स को ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क पर भी स्टडी करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, दत्तक प्रसव संबंधी मातृत्व लाभों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा खंड निर्दिष्ट किया गया है? धारा 60(4), धारा 44(2), धारा 72(1) या धारा 85(3)। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, धारा 60(4) और हमारे एक सब्सक्राइबर ने इसका सही उत्तर दिया है। कांग्रेस टू देम। सुप्रीम कोर्ट ने हमसा नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट, जो कि 17 मार्च 2026 को आया था, में सेक्शन 64 के तहत एडॉप्टिव मदर्स पर लगाई मैटरनिटी लीव के रेस्ट्रिक्शन को पूरी तरह असुरक्षित बताते हुए खारिज कर दिया है। जस्टिस JB पर्दीवाला एवं R माधवन की 2 बेंच ने यूनियनमस वर्डिक्ट दिया है कि सभी एडॉप्टिव मदर्स को बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, पूरे 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का संवैधानिक अधिकार मिलता है। कोर्ट ने पूरी नियम को सिर्फ 3 महीने से कम की उम्र के बच्चों को अडॉप्ट करने पर ही लीव मिलती है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन बताया था। कहा था कि 3 महीने से ऊपर के बच्चों के अडॉप्शन पे भी यह लागू होता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट का मानना था कि 3 महीने की जो शर्त है बच्चों के अडॉप्शन की, उसको पूरा करते करते ही बहुत समय निकल जाता है।
चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, BWSSB किस भारतीय शहर का जल उपयोगिता बोर्ड है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।